टॉपिक है अफस्पा। ए एफ एस पी ए। चर्चा में रहने का कारण क्या रहा है? मणिपुर में 6 महीने के लिए बढ़ाया गया, 6 माह के लिए बढ़ाया गया। ओके, याद रखना। अफस्पा का फुल फॉर्म क्या है? सशस्त्र बल विशेष शक्ति अधिनियम। ठीक है, याद रखना। इसमें कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं है? शामिल तो मणिपुर है, तो मणिपुर तो शामिल है, लेकिन मणिपुर के कुछ ऐसे क्षेत्र होंगे जो शामिल नहीं होंगे, जैसे इम्फाल घाटी के 19 थाना क्षेत्र और असम सीमा से सटे क्षेत्र शामिल नहीं है। ठीक है, ओके, याद रखना। और ये जो अभी 6 महीने के लिए आगे बढ़ाया गया है, ये विस्तार कब से प्रभावी होगा? विस्तार प्रभावी होगा, मतलब हो गया है 1 अक्टूबर से। 1 अक्टूबर से ये प्रभावी हो चुका है। ठीक है, ये चीज याद रखना है। ठीक है, इसके बारे में अगर बात करें, सैन्य बल विशेष शक्तियां अधिनियम, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1942 में। क्यों रही होगी? भारत छोड़ो आंदोलन को कुचलने के लिए शुरू किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन को कुचलने के लिए। तो जाहिर सी बात है, उस समय सरकार कौन सी थी भाई? भारत में ब्रिटिश सरकार थी, है ना? ठीक है, इसी की तर्ज पर जब भारत आजाद हुआ तो 1947 में बंगाल, आसाम और पूर्वी बंगाल, 1947 में, ठीक है, पूर्वी बंगाल में विभाजन के कारण उत्पन्न अशांति से निपटने के लिए 4 अध्यादेश जारी किए, है ना? इसी तर्ज पर आधारित ये जो 4 अध्यादेश थे, बाद में इनको क्या किया गया? सैन्य बल विशेष शक्तियां अधिनियम 1958 के रूप में पारित किया गया। ओके, अफस्पा के नियम है, अफस्पा के कुछ प्रावधान हैं, जैसे सशस्त्र बलों को अशांत क्षेत्रों में सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने की शक्ति प्राप्त होती है। सशस्त्र बलों को अशांत क्षेत्रों में सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने की शक्ति मिलती है। सुरक्षा बलों को कानून तोड़ने वाले व्यक्ति को गोली मारने का अधिकार भी रहता है। अगर व्यक्ति की मौत जवाबदेही गोली चलाने का आदेश देने वाले अधिकारी की नहीं होती, मतलब गोली चलाने का आदेश है, अगर किसी की मौत हो जाती है तो उस स्थिति में किसी की जवाबदेही तय नहीं होती है। ठीक है, ना तो गोली चलाने वाले की, ना तो गोली चलाने का आदेश देने वाले की। क्षेत्र में 5 या अधिक व्यक्ति के एकत्र होने पर रोक लगा सकते हैं। 5 या उससे अधिक की बात है यहाँ पे। संदेह हो जाए तो किसी भी स्थान की तलाशी हो सकती है। खतरा हो जाए तो उस स्थान को खत्म भी किया जा सकता है। किसी भी व्यक्ति को बिना किसी वारंट के गिरफ्तार भी किया जा सकता है। अफस्पा के प्रावधान है ये सब। हथियार ले जाने का अगर संदेह हो जाए तो किसी भी वाहन को रोककर उसकी तलाशी ली जा सकती है। ठीक है, ये है अफस्पा के प्रावधान। ओके, ध्यान रखना।
पुणे। ये चिकनगुनिया के प्रकोप के कारण चर्चा में रहा। अक्टूबर में चिकनगुनिया प्रकोप के कारण चर्चा में रहा। और इस चिकनगुनिया प्रकोप का कारण क्या रहा है? इसका इसका कारण रहा हिंद महासागर से उत्पन्न विषाणु। हिंद महासागर से उत्पन्न विषाणु। ठीक है। काजिंद अगला टॉपिक है, काजिंद सैन्य अभ्यास। सैन्य अभ्यास किसके किसके बीच होता है? ये भारत और कजाकिस्तान के बीच में। भारत और कजाकिस्तान के बीच में होता है काजिंद। कहां पर हुआ है? स्थान कौन सा है? औली। औली कहां है? उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में है। ठीक है। याद रखना है ये 8वां संस्करण है। 8वां संस्करण है। ओके, इतना हमें जरूर पता रहे। इसके अलावा भारतीय दल में कितने कर्मी शामिल रहे? भारतीय दल में 120 कर्मी शामिल रहे। कौन कौन थे उसमें? थल सेना की कुमाऊं रेजिमेंट, कुमाऊं रेजिमेंट, और वायु सेना की एक टुकड़ी। ठीक है, याद रखना। और ये भी ध्यान रखना, ये 2024 का है। काजिंद की अगर हम बात करें तो पहली बार इसका आयोजन कब हुआ था? तो 2016 में। पहली बार 2016 में। ये वार्षिक सैन्य अभ्यास है। वार्षिक सैन्य अभ्यास है। थल और वायु सेना शामिल होती है। ठीक है ना। अगला टॉपिक है इसका अंतरराष्ट्रीय वृद्ध दिवस। अंतरराष्ट्रीय वृद्ध दिवस। ठीक है। कब मनाया गया? 1 अक्टूबर को। 1 अक्टूबर को मनाया गया है। ये ध्यान रखना है एक चीज। उद्देश्य लिख लीजिएगा। उद्देश्य क्या हो सकता है? वैसे वृद्ध दिवस है तो मतलब वृद्ध व्यक्ति और उनसे संबंधित जो मुद्दे हैं उनके बारे में जागरूकता बढ़ाना है ना। 2024 की थीम लिख लो। 2024 की थीम लिख लो। थीम क्या रही है? गरिमा के साथ, गरिमा के साथ वृद्धावस्था। हो गया, वृद्धावस्था। अगला पॉइंट लिख लीजिएगा, संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 14 अक्टूबर 1990 को, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 14 अक्टूबर 1990 को 1 अक्टूबर को 1 अक्टूबर को इस दिवस के रूप में नामित किया गया। ठीक है। तथा तथा संयुक्त राष्ट्र ने 2021 से 30 के दशक को, 30 के दशक को वृद्धावस्था का दशक घोषित किया। वृद्धावस्था का दशक घोषित किया।
ठीक है। अगला टॉपिक है मेक इन इंडिया पहल। मेक इन इंडिया पहल। मेक इन इंडिया पहल क्या, ये चर्चा में क्यों रहा भाई? इसने 10 वर्ष पूरे कर लिए, 10 वर्ष पूरे किए, इसलिए चर्चा में रहा। इसकी शुरुआत वैसे हुई थी 25 सितंबर 2014 को। कई बार डेट भी पूछी जाती है सबकी। 25 सितंबर 2014 को शुरू हुआ था। उद्देश्य क्या रहा इसका? उद्देश्य क्या रहा है? भारत को डिजाइन एवं विनिर्माण के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करना। एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करना। केंद्र के रूप में स्थापित करना। ठीक है। अभी इसका चरण 2 चल रहा है, मेक इन इंडिया 2.0। ठीक है। चरण में 27 क्षेत्रों को शामिल किया गया है। शामिल किया गया है। अब इसमें क्या है क्षेत्र? एरोस्पेस, रक्षा इसमें आता है। ठीक है। ऑटोमोटिव, ऑटो घटक, फार्मास्यूटिकल, चिकित्सा उपकरण, पूंजीगत माल, वस्त्र, परिधान, रसायन, पेट्रो रसायन, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन विनिर्माण, चमड़ा जूता, खाद्य प्रसंस्करण, रत्न आभूषण, शिपिंग, रेलवे निर्माण और नवीकरणीय ऊर्जा। इसके 4 स्तंभ है, समझ लीजिए आप। 4 स्तंभ इसके कौन कौन से हैं? 4 स्तंभ कौन कौन से हैं? नई प्रक्रिया, नया बुनियादी ढांचा, नए क्षेत्र और नई मानसिकता। नई मानसिकता, ये इसके 4 स्तंभ हैं। ठीक है। सक्षम बनाने के लिए उठाए गए कदम। सक्षम बनाने के लिए उठाए गए कदम मतलब कौन कौन से ऐसे प्रयास किए गए जिनके माध्यम से मेक इन इंडिया पहल को सक्षम बनाया जा सके। तो कौन सा? एक तो है उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन, एक तो ये है, एक ये है, इसको PLI बोलते हैं, PLI बोलते हैं स्कीम। दूसरा है PM गति शक्ति। ठीक है। तीसरा सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम विकास। चौथा राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति। पांचवा राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा। ठीक है। फिर इसी को सक्षम बनाने के लिए स्टार्टअप इंडिया भी शुरू किया गया। स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम भी शुरू हुआ। कर सुधार, एकीकृत भुगतान इंटरफेस। फिर विकास कार्यक्रम। ठीक है। मेक इन इंडिया को सक्षम बनाने के लिए सरकार द्वारा ये सारे प्रयास किए गए हैं। ठीक है ना? ठीक भाई। क्या इसके माध्यम से FDI में भी वृद्धि देखी गई है? तो FDI का क्या हाल रहा है? FDI की स्थिति क्या रही है? तो लगातार वृद्धि हुई है। लगातार वृद्धि हुई। 2014-15 में ये हुआ करता था $45.14 बिलियन के।
ठीक है। वहीं 2021-22 में देखा जाए तो ये हो गया 84.83 बिलियन डॉलर। ठीक। अगर हम बात करें अप्रैल 2014 से मार्च 2024 के बीच, इतने तक की सिर्फ स्थिति की अगर बात करें, इस एक साल की स्थिति की अगर हम बात करें तो इतने में 667.41 बिलियन डॉलर का एफडीआई भारत आया। ठीक है, एफडीआई भारत आया है। ठीक है। 23-24 में अगर बात करें, 2023-24 में अगर हम बात करेंगे तो 70.95 बिलियन डॉलर। ठीक है, बिलियन डॉलर। ओके, ये हमें याद रखना है। ठीक है। अब इसमें बाकी देखेंगे, उपलब्धियां भी कई सारी रही हैं। रक्षा उत्पादन के मामले में उपलब्धि देखी जा सकती है, वंदे भारत ट्रेन चलाई गई, उपलब्धि ही है। टीका निर्माण, इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में उपलब्धियां इसकी देखी जा सकती। कपड़ा उद्योग है, अमूल है ना, ये सब चीजें भी। मेड इन बिहार जूता अब रूसी सेना के उपकरणों का हिस्सा है। जो मेड इन बिहार है वो मेक इन इंडिया पहल का क्या है, पहल की उपलब्धि का एक हिस्सा है। ठीक है, याद रखना। ठीक। शब्द है पिंक कोकीन। पिंक कोकीन ये क्या है? पिंक कोकीन क्या है? एक सिंथेटिक ड्रग है ये। ठीक है, एक सिंथेटिक ड्रग है। इसमें देखें तो किसका किसका मिश्रण होता है? एमडीएमए का। एमडीएमए मिथाइलेनोडॉक्सी। ठीक है, और केटामाइन, तो सॉरी, एमडीएमए प्लस केटामाइन प्लस 2CB का मिश्रण है। ये मिश्रण है। ठीक है। इसको अन्य नाम भी है इसके, पता है? अन्य नाम क्या है इसके? कोकेना रोसाडा। 2C, वीनस, इरोस, ये इसके अन्य नाम है। चर्चा में क्यों रहा है? ये लैटिन अमेरिका, स्पेन और यूके सहित अन्य यूरोपीय देशों में ड्रग से संबंधित मौतों की बढ़ती संख्या से जोड़ा गया। बढ़ती संख्या से जोड़ा गया है। इतिहास देखें इसका तो क्या है? पिंक कोकीन का इतिहास क्या है? इतिहास अगर देखेंगे तो एक अमेरिकी जैव रसायनज्ञ हैं, 1974 में पहली बार। सर संबंधित के बाद क्या लिखे हैं? 1974 में पहली बार अमेरिकी जैव रसायनज्ञ, नाम था अलेक्जेंडर सुल्गिन। अलेक्जेंडर सुल्गिन ने संश्लेषित किया था। ठीक है, संश्लेषित किया था। लेकिन अगर हम बात करें इसके आधुनिक संस्करण की, आधुनिक संस्करण 2010 में देखा गया। कहां पर? कोलंबिया में। ठीक है, 2010 के आसपास ही कोलंबिया में देखा गया है। यहां पर एक शब्द यूज किए थे, एमडीएमए। एमडीएमए क्या है?
ये उत्तेजक पदार्थ है, ठीक है, याद रखना। इसको एक्सटसी भी कहते हैं, एक्सटसी भी कहते हैं, ठीक है। इसमें मादक गुण पाए जाते हैं, मादक गुण पाए जाते हैं, ठीक है, ये भी याद रखना है। टॉपिक है शहरी शासन सूचकांक, शहरी शासन सूचकांक। ये क्या है भाई? जारीकर्ता कौन है? प्रजा फाउंडेशन है, ठीक है। जारी करता है प्रजा फाउंडेशन। प्रजा फाउंडेशन क्या है? एनजीओ है, ठीक है। कहां पर? मुंबई में है, ये मुंबई में स्थित है, इसी ने जारी किया है, ठीक। ये हमें याद रखना चाहिए। इसके अलावा सहयोगी कौन रहा इसका? सहयोगी रहा है राष्ट्रीय शहरी मामलों का संस्थान। ये जो राष्ट्रीय शहरी मामलों का संस्थान है, ये कौन से मंत्रालय में आता है? तो केंद्रीय आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय, ठीक है। ये जारी किया गया है ना, तो 4 बुनियादी स्तंभ हैं इसके, 4 बुनियादी स्तंभ और 42 संकेतक हैं इसके। 4 बुनियादी स्तंभ इसके कौन कौन से हैं? तो एक है सशक्त शहरी, सशक्त शहरी निर्वाचित प्रतिनिधि एवं विधायी संरचना, एवं विधायी संरचना, एक तो ये है। दूसरा है सशक्त नगर प्रशासन। तीसरा सशक्त नागरिक। और चौथा क्या है? राजकोषीय सशक्तिकरण। ये है इसके 4 बुनियादी स्तंभ, इन्हीं आधारों पर जारी किया गया है, ठीक है। शीर्ष प्रदर्शनकर्ता के 5 राज्य कौन कौन से हैं? शीर्ष प्रदर्शन करता 5 राज्य, तो कौन कौन है? केरल है पहले नंबर पे, फिर आएगा उड़ीसा, फिर आएगा महाराष्ट्र, फिर आएगा छत्तीसगढ़, फिर आएगा मध्य प्रदेश, ठीक। अब निम्न की बात करें, निम्न प्रदर्शन करता 5 राज्य, इसमें देखेंगे तो नागालैंड है, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, पंजाब और चंडीगढ़, ओके। ये हमें याद रखना, ठीक है। एक बात आती है इसमें, नगर निगम के भीतर स्वीकृत पद। इस मामले में पहले नंबर पे कौन आएगा? नगर निगम के भीतर स्वीकृत पदों में उच्च रिक्ति दर है, ठीक है। उच्च रिक्ति दर के कारण ये चिंता का भी विषय है। इसमें पहले नंबर पे जब आता है वो है अपना पटना,
कितना? 89%। बाकी 9 शहर देखेंगे। अहमदाबाद, गुरुग्राम, शिमला, शिमला, भोपाल, इम्फाल, आइजोल, आइजोल, अमृतसर, ग्रेटर जयपुर, ग्रेटर जयपुर और कोलकाता। ठीक है, ये भी हमें याद रखना चाहिए। और 12 नगर पालिका ऐसे हैं जहां पर नए कर लागू करने की आजादी है। ओके, नए कर लागू करने की आजादी है इन सबको। इसमें कौन कौन से आएंगे इस वाले में? इस वाले में देखेंगे तो रायपुर, छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर, दिल्ली है, अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, मुंबई, तिरुवनंतपुरम, आइजोल, चेन्नई, लखनऊ, देहरादून, चेन्नई, लखनऊ, देहरादून, कोलकाता। ओके, इतने शहर इसमें शामिल हैं। वो नगर पालिकाएं 12 इसमें शामिल हैं जो नए कर लागू करने के लिए स्वतंत्र हैं। ठीक है, ओके। क्रूज भारत मिशन, ठीक है, क्रूज भारत मिशन क्या है ये भाई? ये क्या है भाई? क्रूज भारत मिशन किसके द्वारा शुरू हुआ है? केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, कौन है मंत्री इसके? केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल। ये ध्यान रखना है। इसमें क्या है? इसका एक लक्ष्य है 2029 का। लक्ष्य है 2029 तक का। क्या लक्ष्य है भाई? क्रूज पर्यटक की संख्या 10 लाख तक करना। ठीक है, और इसी क्षेत्र में नौकरी की बात करें तो 4 लाख रोजगार। ठीक है, 4 लाख रोजगार सृजित करना लक्ष्य है। ठीक है, इसके कितने चरण होंगे? इसके 3 चरण है। ठीक है, 3 चरण में ये चलेगा। ओके, और ये शुरू होगा शुरू हो चुका है 1 अक्टूबर 2024 से लेकर 31 मार्च 2029 तक। ये 3 चरणों में चलेगा। ठीक है, इसके प्रत्येक चरण के अलग अलग मायने हैं। जैसे पहले चरण में देखेंगे तो पड़ोसी देशों के साथ इनका अध्ययन रहेगा, मास्टर प्लानिंग और क्रूज गठबंधन बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। दूसरे चरण में देखेंगे तो उसमें उच्च क्षमता वाले क्रूज स्थान और सर्किटों को सक्रिय करने के लिए नए क्रूज टर्मिनल, मरीना, गंतव्यों का आधुनिकीकरण होगा। तीसरा चरण जब देखेंगे तो इसमें भारतीय उपमहाद्वीप में सभी क्रूज सर्किटों को एकीकृत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे प्रमुख क्रूज सेगमेंट कौन कौन से हैं? प्रमुख क्रूज सेगमेंट कौन कौन से हैं? ये इसके 3 प्रमुख सेगमेंट है। एक तो है महासागर और हार्बर क्रूज सेगमेंट, पहला है।
दूसरा कौन सा है? नदी और अंतर्देशीय क्रूज सेगमेंट। और तीसरा है आइलैंड क्रूज सेगमेंट। ठीक है, ये इसके 3 सेगमेंट होंगे। चक्रवात, चक्रवात सितंबर 2024, सितंबर 2024 में कितने चक्रवात आए, कौन कौन से चक्रवात आए थे? एक तो था टाइफून यागी, टाइफून यागी है। कहां से उत्पन्न हुआ था? दक्षिणी चीन सागर से। ठीक है, कब आया? 1 सितंबर 2024 को आया। प्रभावित क्षेत्र कौन कौन सा रहा इसका? इससे प्रभावित क्षेत्र कौन कौन से रहे हैं? तो इसमें फिलीपींस, फिलीपींस, चीन, लाओस, म्यांमार और थाईलैंड, ये इतने प्रभावित क्षेत्र रहे। इस श्रेणी कौन सी थी इसकी? श्रेणी है पांचवी, पांचवी श्रेणी का है। नामकरण किसने नामकरण किसने किया इसका? नामकरण किया है जापान की मौसम विज्ञान एजेंसी ने, मौसम विज्ञान एजेंसी है ना, इसका नामकरण करी है। ओके, रोमन अंक में लिखा है हमने 5। ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हैं 5, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला है हरिकेन जॉन, दूसरा है हरिकेन जॉन, हरिकेन जॉन। ये कहाँ पे आया? मैक्सिको की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी में। कब आया था? 21 से 27 सितंबर के बीच में आया था। ठीक है, प्रभावित क्षेत्र कौन सा रहा इसका? इसका प्रभावित क्षेत्र है मैक्सिको। ठीक है, मैक्सिको प्रभावित हुआ इससे। श्रेणी कौन सी है इसकी? इसकी श्रेणी है 3rd। ठीक है, या फिर आप 3 लिख सकते हैं। अगला है हरिकेन हेलेन, ये कैरिबियन सागर में आया, कैरिबियन सागर में आया। कब आया था? ये आया था 25 सितंबर को। ठीक है, 25 सितंबर 2024 को आया था। प्रभावित क्षेत्र क्या रहा है इसका? देखो, अमेरिका का पश्चिमी तट प्रभावित नहीं होगा, अमेरिका का पूर्वी तट प्रभावित हो सकता है, नहीं? ओके, ये अमेरिका का पूर्वी टेनेसी, अमेरिका का पूर्वी टेनेसी, पश्चिमी वर्जीनिया, वर्जीनिया, कैरोलिना, कैरोलिना, ये अमेरिका में पड़ते हैं। ठीक है, ये प्रभावित रहे हैं। श्रेणी की बात करें तो कौन सी श्रेणी में है ये 4थी श्रेणी में शामिल है, मतलब 4th, 4थी श्रेणी में शामिल है। अगला है टाइफून क्रैथॉन, क्रैथॉन। ये कहां पर आया? ये भी आया था आपका दक्षिणी चीन सागर में। कब आया? 30 सितंबर को आया था। ओके, प्रभावित क्षेत्र अगर देखेंगे, प्रभावित क्षेत्र अगर देखा जाए तो ताइवान, ताइवान और फिलीपींस। ठीक है, फिलीपींस में इसका स्थानीय नाम रखा गया था जूलियन। ठीक है, स्थानीय नाम रखा गया था जूलियन। ओके, श्रेणी कौन सी है? श्रेणी कौन सी है? श्रेणी है 4थी। ठीक है, 4थी श्रेणी है और इसे या सुपर टाइफून का दर्जा दिया गया, टाइफून का दर्जा मिला है। ठीक है, ये हमें याद रखना है। वैसे हमने पहले भी पढ़ रखा है, तूफानों का वर्गीकरण हमने कर रखा है ना? तो जो चक्रवात हैं उनका हमने वर्गीकरण किया है, श्रेणी 1 2 3 4 5।
किसकी स्पीड सबसे कम होती है और कितनी होती है, किसकी स्पीड सबसे ज़्यादा और कितनी होती है ना। अब इसमें एक चीज़ ये याद रखना है कि चक्रवात में जो तूफान होते हैं ना, तूफान को ये प्रश्न पूछा भी गया है, सैफिर सिम्पसन स्केल पर 5 श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है। 5 श्रेणी में वर्गीकृत है। कौन कौन सा श्रेणियां हैं? तो श्रेणी में पहले लिखे हैं, ना लिखे तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। श्रेणी 1 जिसकी स्पीड होती है 119 से 153 किलोमीटर प्रति घंटा। श्रेणी 2 का स्पीड क्या है? 154 से 177 किलोमीटर प्रति घंटा। श्रेणी 3 है, इसकी क्या स्पीड होती है? ये होती है 178 से 208 किलोमीटर प्रति घंटा। ये 4 है। 4 चौथा श्रेणी में इसकी स्पीड होती 209 से 251 किलोमीटर प्रति घंटा। और जो श्रेणी 5 में है, पांचवा है, उसकी स्पीड 252 किलोमीटर प्रति घंटा या इससे अधिक होती है। ये पहले आप लिख चुके हैं, ठीक है, इसलिए लिखने की जरूरत नहीं है। हमने चक्रवातों के कई सारे नाम भी बता रखे हैं पहले से, प्रश्न पूछे भी जाते हैं। जैसे हम हिंद महासागर में चक्रवातों को क्या बोलते हैं? जैसे चक्रवात के नाम हिंद महासागर में इसको उष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहते हैं, है ना। यहाँ पर कैरिबियन सागर में इसको क्या नाम देते हैं? कैरिबियन सागर में इसको क्या बोलते हैं? तो कैरिबियन सागर में हरिकेन बोलते हैं इसको। ये भी मेरे ख्याल से लिखवाए हैं, ठीक है। चीन सागर में इसको क्या बोलते हैं? चीन सागर में इसको टाइफून बोलते हैं, है ना। जापान में इसको क्या बोलते हैं? ताइफू बोलते हैं। ताइफू बोलते हैं, ता से तराजू है। उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में क्या बोलते हैं इसको? बिल्ली। ऑस्ट्रेलिया में बोलते हैं विली विली। फिलीपींस में क्या बोलते हैं? पहले ये सब लिखा चुके हैं। फिलीपींस में इसको बागु ईयो बोलते हैं, बागु ईयो बोलते हैं। अमेरिका में इसको क्या बोलते हैं भाई? टॉर्नेडो, ठीक है, टॉर्नेडो कहते हैं इसको अमेरिका में। ओके, इतना हमें याद रखना है। टॉपिक है क्रिएट इन इंडिया, क्रिएट इन इंडिया चैलेंज पहल, क्रिएट इन इंडिया चैलेंज पहल, ठीक है। इसकी चर्चा हुई है मन की बात कार्यक्रम में, ठीक है। चलो, तो इसके बारे में एक चीज और याद रखना, इसका नोडल मंत्रालय क्या कौन सा है? नोडल मंत्रालय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, ये इसका नोडल मंत्रालय है, ठीक है। इसमें क्या होगा, एक चीज और लिख लीजिएगा, मेक इन इंडिया के पूरक के रूप में शुरू हुआ है, के पूरक के रूप में शुरू हुआ है। मतलब ये है, इससे भारतीय निर्माता उद्यमियों के लिए वस्तु का उत्पादन करने, मूल डिजाइन, प्रौद्योगिकी, नवाचार के माध्यम से मूल्य सृजन करने की आवश्यकता पर बल दिया गया है, ठीक है। ओके, शुभारंभ कब हुआ इसका? शुरुआत कब हुआ था? समय था 22 अगस्त का 2024, ठीक है। सूचना प्रसारण मंत्री के द्वारा किया गया था। इसमें एक चीज और याद रखना, 13 थीम
और 25 क्षेत्रों की पहचान की गई है। ओके, पहचान की गई है। ठीक है। भागीदारों की बात करें तो 25 क्षेत्रों में कुशल व्यक्ति चैलेंज में भाग ले सकते हैं। पंजीकरण केंद्र कहाँ है इसका? पंजीकरण केंद्र विश्व दृश्य श्रव्य और मनोरंजन शिखर सम्मेलन, ठीक है, की वेबसाइट पर WAVES, ठीक है, वेब्स की वेबसाइट पर ही आपको पंजीकरण करा कर सकते हैं। तो इसमें जो 13 थीम है, 13 थीम के अंतर्गत 25 क्षेत्र हैं, उनके बारे में अगर देखना चाहें तो जैसे थीमों की बात करें तो एक तो एनिमेशन है। एनिमेशन में देखेंगे तो एनिमी चैलेंज है और एनिमेशन फिल्म मेकर्स कंपटीशन भी है। एनिमेशन में 2 क्षेत्र शामिल हुए, है ना? एक तो ये याद रखना चाहिए। फिर एक AR XR VR भी है। इसमें देखेंगे तो XR क्रिएटर हैकाथॉन शामिल है, एक वर्चुअल इन्फ्लुएंसर क्रिएशन कंटेस्ट है। कॉमिक्स तीसरी थीम है। कॉमिक्स में कॉमिक क्रिएटर चैंपियनशिप, ठीक है। उसके बाद इसमें गेमिंग है। फिर गेमिंग है चौथी थीम। गेमिंग में जो क्षेत्र हैं, एक है गेम जैम, एक है स्पोर्ट्स टूर्नामेंट, एक है सिटी क्वेस्ट सेट्स ऑफ भारत, एक है हैंड हेल्ड एजुकेशनल वीडियो गेम डेवलपमेंट। गेमिंग में ये आ जाएंगे, ठीक है। मतलब ऐसे है, इसमें जनरेटिव AI भी है, ब्रॉडकास्टिंग है, रेडियो है, एडवर्टाइजिंग है। ये हम आपको इसकी वो भेज देंगे, ठीक है। ठीक, आप लोगों ने देख लेना इसमें, ठीक है। चलिए, अच्छा, इसका लक्ष्य क्या होगा? देखो, पहली बात तो रोजगार बढ़ाने की बात होगी ही होगी, है ना। रोजगार सृजन, उद्यमशीलता को बढ़ावा देना, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के अनुरूप मूल डिजाइन और रचनात्मक समाधान विकसित करना भी इसके लक्ष्य में शामिल है। इसका एक लक्ष्य ये भी है कि गुणवत्ता मानक मौलिक विचार को बढ़ावा देकर भारतीय उत्पाद, नवाचार और सेवाओं को वैश्विक स्तर पर मान्यता दिलाना। ओके, ये इसका कुछ लक्ष्य है। जल ही अमृत कार्यक्रम, अगला टॉपिक है जल ही अमृत कार्यक्रम। जल ही अमृत कार्यक्रम क्या भाई? पहली बात तो याद रखो कि 100 दिन की योजना है, ठीक है। नई सरकार का गठन हुआ है। उस गठन का जो पहला 100 दिन है, इसी दिन में, इसी दौर में ये कार्यक्रम शुरू किया गया है 100 दिन के लिए। ओके, याद रखना। वैसे अमृत का फुल फॉर्म क्या होता है? अटल कायाकल्प और शहरी परिवर्तन मिशन, ठीक है, ये याद रखना। इसके बारे में लिखिएगा, अमृत 2.0 के तहत राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा जल के कुशल पुनः उपयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु
शुरू किया गया। है ना? इसका मंत्रालय कौन सा है? केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय। ठीक है। इसमें क्या होगा, इसके प्रावधान का क्या क्या है? तो इसमें एक प्रावधान है स्वच्छ जल क्रेडिट प्रणाली, एक तो प्रावधान ये है। दूसरा प्रावधान स्टार रेटिंग, और तीसरा है प्रदर्शन। ठीक है। मतलब स्टार रेटिंग स्वजल क्रेडिट के आधार पर क्या किया जाएगा, शहरों और अपशिष्ट जल संयंत्रों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। ठीक है। अब एक चीज और याद रखना, ये जो स्टार रेटिंग है ना, 3 से 5 के बीच में दी जाएगी। अब यहां पर अमृत 2.0 क्या है? शुरू कब हुआ है ये? 1 अक्टूबर 2021 को शुरू हुआ था। समय अवधि क्या थी इसकी? इसकी समय अवधि है 5 वर्ष की। मतलब 2021 से 2000 सॉरी 2021-22 से लेकर 2025-26 तक। ठीक है। मंत्रालय ऊपर ही बताएं, जो आवास एवं शहरी मंत्रालय, केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय। ठीक है, याद रखना इतना। अभी हाल में एक राज्य है जिसने देसी गाय को राज्य माता का दर्जा दिया है। महाराष्ट्र ने देसी गाय को राज्य माता का दर्जा दिया। ठीक है। पहले ही से माता माना गया। आलोक रंजन आवाज दे रही सर आपको। आलोक रंजन तो ये है राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के निदेशक बने हैं। ठीक है, याद रखना है। ओके। ये विवेक गोगिया की जगह आए हैं, विवेक गोगिया की जगह पर आए हैं। ओके। आलोक रंजन की बात करें तो मध्य प्रदेश कैडर के हैं। मध्य प्रदेश कैडर 91 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। ठीक है। 2026 तक रहेंगे ये अपने इस पद पर। ओके, ये भी याद रखना है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो क्या है फिर? राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो। ठीक है, रिकॉर्ड ब्यूरो, इसको एनसीआरबी भी बोलते हैं। ठीक है ना, एनसीआरबी बोलते हैं, याद रखना। स्थापना कब हुई है? 1986 में। ठीक है। राष्ट्रीय पुलिस आयोग जो 77 से 81 के बीच में रहा है, और MHA टास्क फोर्स कौन सा था? 1985 में। ठीक है, की सिफारिश के आधार पर स्थापना हुई थी, की सिफारिश के आधार पर। हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली है। ठीक है, गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है ये। इसके द्वारा एक रिपोर्ट कौन सी रिपोर्ट? क्राइम इन इंडिया, ये रिपोर्ट जारी करता है। ठीक है। सर टास्क फोर्स के बाद क्या लिखे? जमैका मार्ग की बात करेंगे। ठीक है, जमैका मार्ग
ठीक है, ये क्या है भाई, जमैका मार्ग चर्चा में क्यों रहा है? चर्चा में रहा है अभी जमैका जो उच्चायोग है नई दिल्ली में, उसके सामने की जो सड़क है उसका नाम रखा गया है जमैका मार्ग। ठीक है, याद रखना ये उस दौरान रखा गया जब जमैका के प्रधानमंत्री भारत की यात्रा पर आए हुए थे। ठीक है ना, ये कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। जमैका उच्चायोग के सामने वाली सड़क का नाम है, उच्चायोग के सामने वाली सड़क का नाम है, सड़क का नाम है। कब रखा गया इसका नाम? नामकरण हुआ है जमैका के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा के दौरान। कौन है जमैका के प्रधानमंत्री? इनका नाम क्या है? इनका नाम है एंड्रयू होलनेस नाम है इनका। ठीक है, याद रखना पहला ऐसा मौका है ये कि जब जमैका का कोई प्रधानमंत्री भारत की पहली विपक्षी यात्रा पर आया हुआ है। ठीक है, पहला मौका है जमैका के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा का, मंत्री की भारत यात्रा का। ओके, जमैका कहाँ पर है? जमैका एक देश है ना, कैरिबियन सागर में है, कैरिबियन सागर में है, द्वीपीय देश है ये, द्वीपीय देश है ये। ठीक, राजधानी है किंगस्टन है इसकी राजधानी, और मुद्रा का नाम है इसके जमैकन डॉलर। ठीक है, याद रखना ये चारों तरफ कैरिबियन सागर से घिरा हुआ है। ओके, ये ध्यान रखना है। हेलेन के बारे में हमने बताया है ना, है ना। अगला है टॉपिक मौद्रिक नीति समिति। ये क्या भाई, चर्चा में क्यों रही? 3 नए सदस्यों की नियुक्ति को लेकर, 3 नए सदस्यों की नियुक्ति को लेकर चर्चा में रही, चर्चा में रही। 3 नए सदस्य कौन कौन हैं? एक तो है राम सिंह, एक है सौगत भट्टाचार्य, तीसरे हैं नागेश कुमार। अक्टूबर महीने में इन 3 लोगों की नियुक्ति मौद्रिक नीति समिति के सदस्य के रूप में की गई थी। ठीक है, वर्तमान में कितने सदस्य हैं इसमें? तो 6 सदस्य हैं, 6 सदस्य हैं। 3 अन्य सदस्य कौन कौन है? 3 तो ये हो गए, राम सिंह, सौगत भट्टाचार्य, नागेश कुमार। बाकी 3 कौन कौन है? फिर अन्य 3 सदस्य कौन कौन है? तो अन्य 3 में है आरबीआई गवर्नर, नाम क्या है इनका? शक्तिकांत दास, ये हो गए। दूसरे आरबीआई के डिप्टी गवर्नर, क्या नाम है इनका? माइकल पात्रा, दूसरे नंबर। तीसरा कौन भाई? आरबीआई के कार्यकारी निदेशक, इनका नाम क्या है? इनका नाम है राजीव रंजन। तीसरा, मतलब 3 सदस्य ये हो गए, 3 सदस्य ये हो गए, मतलब 6 सदस्य टोटल हो गए मौद्रिक नीति समिति में। ठीक है, इतना हमें याद रखना चाहिए। मौद्रिक नीति समिति के बारे में हम पहले भी बात किए हुए हैं, है ना? जी सर। ठीक है, अब एक चीज और चाहे तो लिख सकते हैं, इसमें ब्याज दर
ब्याज दर निर्धारण को अधिक उपयोगी बनाने और पारदर्शी बनाने के लिए 2016 में गठन किया गया। किसका? मौद्रिक नीति समिति का। ठीक। सदस्य 6 होते हैं टोटल। इसके टोटल 6 सदस्य होते हैं। 6 में से 3 सदस्य तो होते हैं आरबीआई के अपने ही होते हैं, है ना। आरबीआई के अपने होते हैं, गवर्नर, डिप्टी गवर्नर और अन्य अधिकारी एक रहेगा। एक जो कार्यकारी निदेशक है, ये अन्य अधिकारी के रूप में शामिल है, याद रखना है। बाकी जो 3 सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। ठीक है, ध्यान रखना। ये आरबीआई के सदस्य नहीं होते हैं सर? आरबीआई कार्यकारी निदेशक। नहीं, ये आरबीआई वाले ये लोग हैं, सॉरी, ये लोग आरबीआई के हैं। बाकी ये जो 3 सदस्य हैं इनकी नियुक्ति की जाती है केंद्र सरकार के द्वारा। केंद्र सरकार के द्वारा जो इनकी नियुक्ति होती है वो कैसे? कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता वाली समिति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। 6 में से 3 आरबीआई से संबंधित, बाकी अन्य केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त। ठीक है, अब जो केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त होते तो कैसे होते हैं? तो इनका जो चयन होता है कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा की जाता है। इनका जो कार्यकाल है वो कितना होता है? जो केंद्र सरकार नियुक्त करती है तो 4 वर्ष होता है। याद रखना, ये पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होते हैं। ठीक है, पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होते हैं। ठीक, मतलब ये कंफर्म हो गया कि केंद्र सरकार, सॉरी, जो आरबीआई के 6 सदस्य हैं उनमें से 3 तो आरबीआई के ही होते हैं। बाकी जो 3 सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता वाली समिति के द्वारा की जाती है, मतलब केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। जो केंद्र सरकार द्वारा गठित नियुक्त किए जाते हैं मौद्रिक नीति समिति में सदस्य के रूप में, उनका कार्यकाल 4 साल का होता है और वो पुनर्नियुक्ति के पात्र भी नहीं होते हैं। ठीक है, अब इसमें एक चीज और याद रख सकते हैं कि जो आरबीआई का गवर्नर है, ये पदेन अध्यक्ष होता है। ठीक है, तो ये चीज याद रखना, जो आरबीआई का गवर्नर होता है वो पदेन अध्यक्ष होता है। इसमें इसकी बैठक कितनी होती है? बैठक 4 बार होती है, वो भी 1 वर्ष में। 1 वर्ष में 4 बार इसकी बैठक होती है। ठीक है, अनिवार्य है, ये भी याद रखना, अनिवार्य है। ठीक है, इसके अलावा कोरम की पूर्ति की बात करें तो कोरम की पूर्ति होती है 4 सदस्यों की। 4 सदस्यों की कोरम पूर्ति भी होती है इसमें। ठीक है, चलिए ये हो गया। सर बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं? आरबीआई गवर्नर करेंगे, और कौन करेगा। ठीक है, अगला टॉपिक है जीआई टैग। अक्टूबर के पहले सप्ताह में जीआई टैग जो चर्चा में रहा है वो बोडो संस्कृति के 8 उत्पादों को लेकर रहा है कि 8 उत्पादों को जीआई टैग दिया गया है बोडो संस्कृति के। ठीक है, कौन देता है ये? और जो बोडो संस्कृति है वो कहाँ की है? ये है आसाम की, है ना, आसाम की है। कौन दिया, किसने दिया है? भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री। कहाँ पर है ये? चेन्नई में है। ठीक है,
चेन्नई में है। कौन कौन से वो उत्पाद हैं बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र की, जो 8 पारंपरिक वस्तुएं हैं जिनको जीआई टैग दिया गया है, उनकी अनूठी प्रकृति है और समृद्ध इतिहास भी उनका है। ठीक है, इसमें उनके क्षेत्र के पारंपरिक उत्पादों की पहचान की गई है, उत्पादों की पहचान होगी और इससे उनकी लोकप्रियता को बढ़ावा भी दिया जाएगा, है ना। अगर इसको देख लें ये 8, तो असम के कुल कितना, असम से 41 उत्पादों को जीआई टैग मिल चुका है, अभी तक जीआई टैग मिल चुका है, मिल चुका है। 8 ही है यहाँ पे, पहले कितना थे, 33 प्लस 8 और अवधि मिल गए तो ये 41 हो गई इनकी संख्या। ठीक है, अब क्या क्या है इसमें जीआई टैग में, लिख सकते हैं। चावल से बनी 3 किस्म की बियर, 3 किस्म की बियर है। वो 3 बियर कौन कौन सी है, एक नाम है बोडो जाओ ग्वारन। इसमें एल्कोहल कितना होता है, एल्कोहल 16% होता है। ठीक है, दूसरा कौन सा है, 16%, लगभग 16 ही, 16.11% होता है, वैसे टोटल देखें तो 16.11%। एक है मैबरा जाओ बिडवी, इसमें एल्कोहल ये जो है ना पेय के रूप में ही यूज किया जाता है। ठीक है, एक और है बोडो जाओ जाओ गिसी, ये 3 क्या है, बियर है। ठीक है, इसको बोला जाता है भगवान शिव से उत्पन्न, भगवान शिव से उत्पन्न पेय। ठीक है, 3 बियर हैं ये। इसके अलावा सर, हेलो। अगले जो उत्पाद हैं उसमें से 4 खाद्य उत्पाद हैं, 4 खाद्य उत्पाद हैं। कौन कौन से हैं भाई, एक है बोडो नेपहन, बोडो नेपहन, ये क्या है, ये है किड़वित मछली का व्यंजन, किड़वित मछली का व्यंजन। ठीक है, मतलब मछली की किड़वन से बनाया गया होगा ना, मछली का किड़वन करके बनाया गया होगा। एक होता है बोडो अंडोला, बोडो अंडोला, ये क्या है, ये लहसुन अदरक और नमक से बना चावल का पाउडर। ठीक है, बोडो ओंडला है, ओंडला है, अंडोला नहीं, ओंडला है, सॉरी, ओंडला। फिर अगला है बोडो गोखा, गोखा, ये क्या है, इसको बोलते हैं स्थानीय नाम में, इसको बोलते हैं गोका गोखी, गोका गोखी इसको बोलते हैं। इसको बुइसागु उत्सव के दौरान तैयार किया जाता है, बुइसागु उत्सव के दौरान तैयार किया जाता है। ठीक है, चौथा है बोडो नारजी, बोडो नारजी, ये जूट के पत्तों से बना, जूट के सर पत्तों बोडो से बोडो खखा बना लिखे हैं, एक अर्ध किण्वित भोजन, सर क्या लिखे हैं, एक अर्ध किण्वित भोजन। ठीक है, हाँ, बोडो गोखा, आधा ग व से वर्ष होता है, ख से खरगोश। ठीक है, ठीक है सर। हाँ, एक अभी 7 हो गए, एक और है पारंपरिक बोडो वस्त्र है, ये बोडो वस्त्र है जो अंगोछा के जैसे होता है ना, अंगोछा टाइप का, ये इसको बोलते हैं बोडो आरोनाई, बोडो आरोनाई, जो छोटा सुंदर कपड़ा होता है, सुंदर कपड़ा होता है, गमछा टाइप का होता है। ठीक है, इतनों को मिला हुआ है। अभी इतना देर से हम बोडो बोडो रटे जा रहे हैं हम लोग, है ना,
बोडो है क्या वैसे? जनजाति है एक सर, बोडो जनजाति। ठीक है। बोडोलैंड भी एक है। बोडोलैंड है, बोडो भाषा भी है ना? बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली 4 भाषाओं को सबसे लास्ट में शामिल किया गया था संविधान में, नहीं? तो बोडोलैंड में आसाम के कौन-कौन से जिले आते हैं? आसाम का कोकराझार आता है, कोकराझार आता है, चिरांग, चिरांग भी आता है, बक्सा भी आता है, तामुलपुर भी आता है, तामुलपुर भी आता है और उदलगुरी आता है, उदलगुरी जिला। ये शामिल है आपके बोडोलैंड में, ठीक है? ध्यान रखना। अब इसका मुख्यालय क्या है फिर? इसका मुख्यालय क्या है? तो मुख्यालय है कहाँ पर? कोकराझार में मुख्यालय भी है। बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र में असम के 5 जिले आते हैं जिनका मुख्यालय कोकराझार में है। बोडो जनजाति के आधार पर इनका नामकरण हुआ, जो इस क्षेत्र का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय भी है ना? ये अपनी अनूठी परंपरा, उनका नृत्य, संगीत, त्योहार, पहनावे के लिए जाने जाते हैं अपने, जिनमें समुदाय के प्रवेश से लिए गए डिजाइनों में पेड़, फूल, पहाड़, पक्षी, ये सारी चीजें शामिल होती हैं। ठीक है? सर, हाँ इसमें बोडो का जो लिखे हुए इसका मतलब ये जनजाति होगा। हाँ, बोडोलैंड, बोडोलैंड। हाँ बोडोलैंड में बोडो जनजाति प्रमुख रूप से पाई जाती है। ठीक है? अच्छा, सबसे पहले जीआई टैग किसको दिया गया था? कब दिया गया था? पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम, सॉरी, भौगोलिक संकेतक पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 के तहत 2003 में पहली बार दार्जिलिंग की चाय को जीआई टैग दिया गया, सॉरी 2004 में दिया गया था। ठीक है, याद रखना है, सबसे पहले दार्जिलिंग की चाय को मिला है जीआई टैग 2004 में। ओके, जी सर। हाँ, चलिए, एक शब्द है हनी बेजर। ये है क्या वैसे? हनी बेजर, हनी बेजर एक स्तनधारी निशाचर जीव है। ठीक है? ओके, स्तनधारी निशाचर जीव, निशाचर और निशाचर मतलब सर सर्वाहारी, रात जगने वाला। सर्वाहारी जीव। हाँ, रात्रिचर जो होते हैं उनको निशाचर बोलते हैं। तो याद रखना, उत्तराखंड के तराई जंगल में देखा गया, वो भी पहली बार देखा गया। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना। इसकी एक विशेषता है कि इसका जो पंजा होता है घुमावदार होता है, घुमावदार पंजा होता है, मजबूत भी होता है, और उस पंजे की मदद से ये बिल खोदता है अपने रहने के लिए। ठीक, ये चीज ध्यान रखना है। सर तो ये 3 में नहीं निकलता है? नहीं, इसका स्थानीय नाम क्या है? स्थानीय नाम है बिज्जू, बिज्जू इसका नाम है, स्थानीय नाम। इसको रैटल भी कहते हैं, रैटल भी कहा जाता है। ठीक है, संरक्षण की बात कर लें, IUCN में कौन सी सूची में शामिल है? सबसे कम चिंताजनक, सबसे कम चिंताजनक। ठीक है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में कौन सी किसमें शामिल है? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की कौन सी अनुसूची में है? तो अनुसूची 1 के तहत है, मतलब बाघ वाली श्रेणी में शामिल किया गया इसको, है ना? ये हमें याद रखना है, मतलब मारा नहीं जा सकता। ठीक है, पर्यावरणीय महत्व इसका यह है ना कि ये छोटे जानवरों कीटों का शिकार करके पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिससे आबादी को नियंत्रित रखने
और फसलों की रक्षा करने में मदद मिलती है। ठीक है। ये देखने में अरे अच्छा होगा। आदमियों को कुछ नहीं कर, आदमी सबको कुछ नहीं करेगा ये। ना किसी को कुछ नहीं करता। अफ्रीका और दक्षिण पश्चिम एशिया में भी पाया जाता है। एशिया में भी पाया जाता है, में भी पाया जाता है। ठीक है। 5 नई भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। शास्त्रीय भाषा, पॉलिटी में हमने शास्त्रीय भाषा के बारे में बताया है, उसकी शर्तें, उसके पहले तो 6 मानदंड, थी सर। हाँ उसके मानदंड क्या होते हैं, फिर उसका उसका मतलब शामिल हो जाए तो उसका लाभ क्या होता है, वो सब हमने पहले भी बता रखा है। तो जो 5 को दिया गया है वो कौन कौन सी है? तो एक तो है मराठी, दूसरी है पाली, तीसरी है प्राकृत, चौथी है असमिया, और पांचवी कौन सी है? बंगाली। अब कितनी हो गई टोटल शास्त्रीय भाषाएं? कुल हो गई 11। 11। कुल 11 हो गई। योजना है धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान। ये किससे संबंधित है? पहली बात तो याद रखना है, प्रधानमंत्री द्वारा शुरुआत की गई इसकी। प्रधानमंत्री द्वारा शुरुआत हुई है। कहाँ से हुई? हजारीबाग से। हजारीबाग से। ठीक है। क्यों किया गया? 550 जिलों के आदिवासी बहुल, आदिवासी बहुल गांवों में बुनियादी ढांचे से संबंधित योजनाओं को पूरा करने के लिए, योजनाओं को पूरा करने के लिए। ठीक है, याद रखना। ठीक है। अब बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य, शिक्षा, आजीविका, ये सब रहेगा इसमें। ठीक है। इसमें भारत सरकार के 17 मंत्रालय शामिल हैं। 17 मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वयन होगा इसका। देखो, कार्यान्वयन। इसका मूल रूप क्या है ये भी लिख लेना। मूल रूप है पीएम पीएम जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान। ठीक है। बोलते हैं, सॉरी, पीएम जुगा। ठीक है, पीएम जुगा कहते हैं इसको। याद रखना भाई। इसमें क्या क्या रहेगा? 2.35 लाख घरों और असंबद्ध सार्वजनिक संस्थानों का विद्युतीकरण। विद्युतीकरण, एक तो ये याद रखना है। दूसरा, 25 लाख एलपीजी कनेक्शन। ठीक। तीसरा, भारत नेट परियोजना के तहत 5,000 आदिवासी गांव में आबादित ब्रॉडबैंड। ठीक है। इसके अलावा 100 आदिवासी बहुउद्देशीय विपणन केंद्र। ठीक है। चागोस द्वीप समूह समझौता। चागोस द्वीप समूह समझौता किसके किसके बीच हुआ है? यूके और मॉरिशस। यूके और मॉरिशस के बीच में हुआ है। ठीक है, याद रखना है।
ठीक है ना। ये बहुत पहले की भी बात है। चागोस द्वीप समूह को लेकर यूके और मॉरिशस के बीच में समझौता हुआ था। ठीक है। अभी क्या है ना कि इस द्वीप को वापस किया जाएगा मॉरिशस को। चागोस द्वीप समूह की संप्रभुता मॉरिशस को प्रदान कर दी जाएगी। ठीक है ना। ओके। लेकिन इसी चागोस द्वीप समूह का हिस्सा है डिएगो गार्सिया। डिएगो गार्सिया है। यहां पे क्या है, यहां पर यूके और अमेरिका का संयुक्त सैन्य अड्डा रहेगा। सैन्य अड्डा रहेगा। और चागोस की संप्रभुता मॉरिशस को दे दी जाएगी। ओके। ये जो संयुक्त सैन्य अड्डा है ना, ये अगले 99 साल तक रहेगा। ओके। अगला टॉपिक है विश्व हरित अर्थव्यवस्था सम्मेलन। विश्व हरित अर्थव्यवस्था सम्मेलन, हरित अर्थव्यवस्था सम्मेलन का ये 10वां संस्करण है। 10वां संस्करण है, ये याद रखना है। कहां हुआ है? दुबई में। दुबई में आयोजन हुआ है। क्या किया गया इसमें? विश्व हरित अर्थव्यवस्था मंच का शुभारंभ किया गया है। शुभारंभ किया गया है। ठीक है। इसमें क्या होगा? वैश्विक नेता विशेषज्ञ को पर्यावरण संबंधी चुनौती से निपटने के लिए साथ लाया गया है। ठीक है। इसके प्रमुख स्तंभ देख लें। प्रमुख स्तंभ क्या क्या है इसके? तो डीकार्बोनाइजेशन और नेट जीरो लक्ष्य, एक तो ये है। दूसरा, स्वच्छ ऊर्जा में प्रगति। ठीक। फिर जलवायु वित्त। ठीक। फिर चक्रीय अर्थव्यवस्था। ठीक है। फिर नीति और नियामक ढांचे। नीति और नियामक ढांचे। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग। प्रौद्योगिकी का उपयोग। जलवायु परिवर्तन में युवा। भोजन और पानी। ठीक है। इतने इसके स्तंभ हैं। ठीक है। ये जो सम्मेलन हुआ है, लिख लीजिएगा, COP28 के परिणामों पर आधारित है। के परिणामों पर आधारित है। ठीक है। अब ये कब हुआ है? इसकी मेजबानी की थी दुबई ने। ये हुआ था पिछले साल दुबई में। ठीक है। ये भी याद रखने की जरूरत है। ओके। अब ध्यान रखना, COP29 कब होगा? कहां होगा COP29? तो COP29 अजरबैजान। अजरबैजान, अजरबैजान में होगा। बस जोर किस पे रहा है? लिख लीजिएगा, एक हरित, लचीले, न्याय संगत
भविष्य के निर्माण में एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में जलवायु वित्त पर जोर। ठीक है, ये याद रखना है। एक रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट का एक आंकड़ा भी लिख सकते हैं हम लोग, और रिपोर्ट का नाम क्या है? क्लाइमेट पॉलिसी इनिशिएटिव द्वारा जलवायु वित्त के वैश्विक परिदृश्य 2023 के अनुसार क्या कहा गया है? 2021-22 के बीच में जलवायु परियोजना में वैश्विक निवेश कितना हुआ है? 1.3 ट्रिलियन डॉलर। ठीक है, एक हुआ था पेरिस समझौता। ठीक है, पेरिस समझौते में निर्धारित किया गया था 1.5 डिग्री सेल्सियस के लक्ष्य को प्राप्त करना, और 1.5 डिग्री सेल्सियस के लक्ष्य को अगर प्राप्त करना है तो उसके लिए इन निवेशों में करीब 5 गुना की वृद्धि करनी होगी। ठीक है, ये पेरिस समझौते के अंतर्गत था। पेरिस समझौता लिख लो तो एक लाइन। पेरिस समझौता, ठीक है, 1.5 डिग्री सेल्सियस लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सर जलवायु परियोजना के बाद क्या लिखे? में वैश्विक निवेश 5 गुना निवेश बढ़ाने की जरूरत। अगला टॉपिक है महिला उद्यमिता मंच। महिला उद्यमिता मंच शुरुआत किसने की है? लिख लीजिएगा। शुरुआत की है नीति आयोग ने। ठीक है, कहां पर किया भाई? तेलंगाना में। शुभारंभ नीति आयोग द्वारा कहां पर? तेलंगाना में। तो देश का ये पहला राज्य है जहां पर या जो नीति आयोग के महिला उद्यमिता मंच में शामिल हुआ है या शामिल किया गया है। सर क्या बोले, एक बार फिर से बोले, लिखना था। सहयोग किसका किसका मिला है? देखिए, शुरुआत तो नीति आयोग ने किया है, लेकिन सहयोगी भूमिका किसने किसने निभाई है? सहयोग किसका किसका रहा? तो महिला उद्यमिता हब, और दूसरा तेलंगाना सरकार। ठीक है, इन दोनों का सहयोग इसमें प्राप्त है। ओके, ये याद रखना है। उद्देश्य क्या हो सकता है? महिला उद्यमिता मंच ही है तो महिलाओं से संबंधित, तो विभिन्न क्षेत्रों में महिला उद्यमियों को बढ़ावा देना, उनका समर्थन करना, उन्हें अपनी व्यवसाय के विकास को बढ़ाने के लिए संसाधन, उपकरण और मजबूत नेटवर्क प्रदान करना, यही काम होगा इसका। ठीक है, कुल मिलाकर महिला सशक्तिकरण से संबंधित बात रहेगी। ठीक है, इसमें डिजिटल कौशल भी शामिल होगा, वित्तीय सेवा तक पहुंच रहेगा, मार्गदर्शन होगा, बाजार संपर्क, जैसे ये सारी चीजें भी इसी में शामिल होंगी। अच्छा, अब इसका कार्यान्वयन और प्रबंधन कौन करेगा? सर उद्देश्य बता दीजिए ना, लिख लेते हैं। प्रबंधन और कार्यान्वयन, प्रबंधन और कार्यान्वयन कौन करेगा इसका? तो महिला उद्यमिता हब
इसके नोडल एजेंसी के रूप में काम करेगा। ओके, अब महिला उद्यमिता मंच के बारे में भी लिख लो, क्योंकि महिला उद्यमिता मंच आज का नहीं है, ये बहुत पहले भी शुरू किया गया था। महिला उद्यमिता मंच शुरू कब हुआ है? 2018 में। किसके द्वारा? नीति आयोग द्वारा शुरू हुआ। ठीक है, और एक चीज लिख सकते हैं, एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म के रूप में, ठीक है, एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म के रूप में। ओके, 2022 में महिला उद्यमियों का समर्थन करने वाले एक व्यापक इकोसिस्टम का निर्माण करने के लिए एक सार्वजनिक निजी भागीदारी के रूप में परिवर्तित हो गया। उद्देश्य लिख लीजिए तो महिला उद्यमिता मंच का उद्देश्य सूचना विषमता को दूर करना। इसके 3 सिद्धांत भी हैं, 3 सिद्धांत इसके लिख लीजिएगा। 3 सिद्धांत कौन कौन से हैं? इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और कर्म शक्ति। ठीक है ना? ओके, महिला उद्यमिता में एक शब्द है 4C। 4C का मतलब क्या है? 4C का तात्पर्य लिख लेना। एक तो सहयोग है, या फिर बोले तो कोलैबोरेट। ठीक है, दूसरा है समेकन, कंसोलिडेट। अंग्रेजी में लिखना होता है, लेकिन आप ऐसे भी लिखे रहोगे ना तो थोड़ा वहां पढ़ने में आसानी हो जाएगी, नहीं? तीसरा है उत्प्रेरण। ये क्या है? कैटालाइज। और चौथा है अभिसरण। मतलब कन्वर्ज। ठीक है, इसके 4C का मतलब यही है। ठीक है, क्योंकि कई बार ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, महिला उद्यमिता मंच या फिर महिला उद्यमिता मंच मिशन में 4C's का तात्पर्य क्या है, ऐसे। ठीक है, तो ये 4 शब्द मान लीजिए किसी में दिए होंगे एक ऑप्शन में, तो आपको उसको सही कर लेना। आप समझ गए? सभी सही होगा ना? एक झील है, झील का नाम है लिटिल प्रेस्पा झील। कहां पर है ये? अल्बानिया और ग्रीक सीमा पर है। ठीक है, इसको स्मॉल प्रेस्पा झील भी कहा जाता है। चर्चा में क्यों रही? पानी की कमी हो गई इसमें। ठीक है, पानी की कमी के चलते ये दलदली झील में परिवर्तित हो रही है। ठीक है, याद रखना। इसका एक दूसरा नाम क्या है? स्मॉल प्रेस्पा भी है। चलो, ईरानी ट्रॉफी लिख लो फिर। ईरानी ट्रॉफी 2024-25। विजेता कौन है? विजेता है मुंबई इसकी विजेता है। ठीक है, कि कौन हारा फिर? शेष भारत को हराया है। ठीक है,
शेष भारत को हराया है इस टीम ने। ठीक है, ये याद रखना है। टीम का नाम है सर, अं? शेष भारत। हाँ, शेष भारत टीम है। ठीक है, एक चीज और याद रखना, मुंबई का ये 16वां ईरानी ट्रॉफी है। 16वां ईरानी ट्रॉफी है ये। ठीक है, आयोजन कहां हुआ है? इकाना स्टेडियम। इकाना स्टेडियम कहां है? लखनऊ। ठीक है, ठीक ना। इकाना स्टेडियम का एक दूसरा नाम है, चाहे तो लिख लीजिए, अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम। ओके, हो गया। अब ये कौन सा संस्करण था? तो 61वां संस्करण था ये। 61वां संस्करण था। ओके, हो गया। इसके बारे में लिख लीजिएगा। इसकी शुरुआत बीसीसीआई के कोषाध्यक्ष और अध्यक्ष जाल आर ईरानी की याद में की गई। सर अध्यक्ष के बाद क्या बोले? जाल आर ईरानी, जा से जहाज है, जाल आर ईरानी की याद में की गई। ठीक है, लिखिएगा। पहली बार आयोजन 1959-60 और 1959-60 में की गई। एक पॉइंट और लिख लीजिएगा, शेष भारत टीम सर्वाधिक बार विजेता, ब्रैकेट में लिख लेना 26, सर्वाधिक बार विजेता रही है। 26 बार विजेता रही है ये टीम। ठीक है, अगला एक टॉपिक और लिखिएगा, एशियाई विकास बैंक के बारे में। एशियाई विकास बैंक के बारे में चर्चा में क्यों रहा है? 162 मिलियन डॉलर, 162 मिलियन डॉलर का ऋण हिमाचल प्रदेश को दिया है। ओके, हिमाचल प्रदेश को दिया है। क्यों दिया भाई? लिख लीजिए, पर्यटन का विकास करने के लिए। पर्यटन का विकास करने के लिए। ब्रैकेट में लिख सकते हैं, हिमाचल प्रदेश को मिला है तो हिमाचल प्रदेश के बारे में ही बात होगी, तो ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, सरकार की सतत और समावेशी पर्यटन विकास परियोजना को वित्त पोषित करने के लिए। हो गया। लिख लीजिएगा, एशियाई विकास बैंक के बारे में भी जान लीजिए। पॉइंट लिखिएगा, एशिया प्रशांत क्षेत्र पर केंद्रित एक क्षेत्रीय
बहुपक्षीय संस्था है। ठीक है, याद रखना ये अपने सदस्य देशों को ऋण देता है। ठीक है, सदस्य देशों को ही ऋण देता है। स्थापना कब हुई थी लिखिएगा, स्थापना 1966, स्थापना 1966। सदस्य लिखिए 68, 68। ओके, मुख्यालय कहाँ है? मनीला, फिलीपींस। मुख्यालय है मनीला, फिलीपींस में। ठीक है, अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष इसके हैं मासात सुगु अस्कावा। ठीक है, इसके ये अध्यक्ष हैं। ठीक है।